दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वंदे मातरम। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज वंदे मातरम से अभिवादन इसलिए क्योंकि यही आज की सबसे बड़ी खबर है। जानना जरूरी है कि 150 साल बाद वंदे मातरम पर क्यों है विवाद, किसके बीच है विवाद। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रगीत है। बचपन में स्कूल में हम सब ने सीखा था, आज भी याद है। आप भी कोशिश करते ही होंगे कि उस लय में जरूर गा सकें जैसा लता जी ने गाया था। वंदे मातरम जो स्वतंत्रता और बलिदान का मंत्र था, अंग्रेजों से आजादी की ऊर्जा का और मातृभूमि के प्रति हमारे समर्पण का मंत्र था। लेकिन आज 150 साल बाद देश की संसद में बहस हो रही है कि हमारे राष्ट्रगीत की बाकी पंक्तियां हमसे किसने छिपा ली और क्यों छिपाई गईं। वंदे मातरम के बाकी 4 अंतरों को डिलीट करने में क्या कोई समझदारी थी या फिर इसमें भी सियासत थी? संयोग से इसका जवाब देने के लिए न बंकिम चंद्र चटर्जी मौजूद हैं, न गुरुदेव टैगोर और ना ही नेहरू और जिन्ना। लेकिन इतिहास में दर्ज उनकी कुछ बातें, कुछ चिट्ठियां जरूर उपलब्ध हैं और वही वंदे मातरम पर विवाद का आधार है। बड़ा सवाल है कि क्या महापुरुषों ने खुद ही वंदे मातरम की पंक्तियां छिपाई या वो किसी दबाव में थे? ये सारे सवाल आज संसद से निकलकर देश के सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी और भी आने हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के 9 घंटे हो चुके हैं। कल भी इस पर चर्चा होनी है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मोटे तौर पर सभी को अनुमान था कि अगर प्रधानमंत्री वंदे मातरम से हुए किसी अन्याय पर बोलेंगे तो फिर नेहरू का जिक्र जरूर आएगा। इसके संकेत 7 नवंबर को मिलने शुरू हो चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर पूरे 55 मिनट की ओपनिंग स्पीच दी। उनके संबोधन के कीवर्ड्स दिखा देते हैं। 55 मिनट में प्रधानमंत्री ने 121 बार वंदे मातरम, 35 बार भारत, 34 बार अंग्रेज और 17 बार बंगाल का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने 13 बार कांग्रेस का जिक्र किया। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का 10 बार नाम लिया, 7 बार नेहरू का, 6 बार महात्मा गांधी और 5 बार मुस्लिम लीग का। 3 बार जिन्ना का भी नाम सामने आया। 13 बार कांग्रेस का नाम और 7 बार नेहरू का नाम। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इन 3 पर बड़े अटैक किए हैं। पहला हमला जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया, यह कहते हुए पीएम ने किया। दूसरा हमला मोहम्मद अली जिन्ना के आगे झुककर नेहरू ने वंदे मातरम से अन्याय किया। और प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करके कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों का ऐतिहासिक आधार क्या है, आपको बताएंगे। पुराने जितने भी संदर्भ हैं वो भी खंगालेंगे, लेकिन उसके पहले आप प्रधानमंत्री की इस स्पीच की हाइलाइट सुने। वंदे मातरम इतना महान था तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने
नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस और नेहरू की तुष्टीकरण की नीति थी, जिसमें सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि के डर से उसने अपने राष्ट्रगीत तक से समझौता कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने भी इन सारे आरोपों के जवाब संसद में अपनी रिसर्च पढ़कर सुनाई। आगे वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले जाने वंदे मातरम को। भारत में अंग्रेज भारतीयों को अपना नेशनल सॉन्ग गॉड सेव द क्वीन गाने पर मजबूर करते थे। इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसा गीत लिखने का संकल्प लिया जो इसका भारतीय विकल्प बने। तब 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की, जिसका मकसद भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित करने का था, ताकि भारतीयों की धार्मिक भावना को राष्ट्रभक्ति में बदला जा सके। वंदे मातरम की रचना को बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार साल 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया था। लेकिन यह तो हुई वंदे मातरम के लिखे जाने से उसकी आजादी का तराना बनने की कहानी। लेकिन इस वक्त विवाद है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद इसे काट छांट कर छोटा क्यों कर दिया। वही सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं। पीएम ने कांग्रेस और नेहरू को हमले के केंद्र में रखा, तो कांग्रेस ने भी संसद में इसका बढ़-चढ़ कर जवाब दिया है। कांग्रेस की ओर से 2 वक्ता थे, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई। गोगोई पहले 38 मिनट बोले, उसके बाद प्रियंका गांधी 28 मिनट तक बोली। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव से चुनाव तक का ही सोचती है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर आधा बताने आधा छिपाने का आरोप लगाया। नेहरू पर सुझाव के तौर पर ताना मारा कि ये चर्चा नेहरू की गलतियों पर ही करा लें। दोनों के बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले वंदे मातरम पर इस चर्चा को लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड जाने। कांग्रेस ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए भी इस पर सवाल उठाए और 4 आरोप लगा दिए। पहला यह कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं थी। दूसरा, यह चर्चा नेहरू को नीचा दिखाने के लिए रखी गई। तीसरा, यह चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव साधने के लिए रखा गया। चौथा, यह कि यह चर्चा बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार लेकर आ गई। कांग्रेस के नेताओं ने एक और हमला किया और कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया, वरना कुछ लोग तो उसे गाते तक नहीं थे। यहां निशाने पर आरएसएस। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। ये भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? जितनी देर आपके हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता।
आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? इतिहास के साथ दरअसल एक ही दिक्कत होती है, वो ये कि जितनी उसकी व्याख्याएं होती हैं उतनी तरह का इतिहास बनता जाता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करने का जो आरोप लगाया है उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, अब जरा ये भी जानिए। दरअसल महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जैसा बताया था, राष्ट्रगान, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस नारे को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देश का मुसलमान वंदे मातरम को मंजूर नहीं करेगा। मुस्लिम लीग को वंदे मातरम पर दो ऐतराज थे। पहला ये कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है जो इस्लाम में अस्वीकार्य है। दूसरा, जिस आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन बताकर मारा गया है। लेखक राज खन्ना अपनी किताब आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ाने के मौके तलाशे। वंदे मातरम भी फूट डालने का एक जरिया बना लिया। मुस्लिम लीग को उकसाने में अंग्रेज पूरी तरह से कामयाब रहे। नेहरू ने चिट्ठी में लिखा, मुझे लगता है कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि की वजह से ही मुसलमानों को परेशानी हो रही है। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जवाब दिया था कि वंदे मातरम के पहले दो छंद से किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। जिन्ना के विरोध के बाद ही 20 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें पंडित नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। इसके जवाब में नेताजी बोस ने अपनी चिट्ठी में जवाब दिया कि अगर आज वंदे मातरम की बात पर सांप्रदायिक मुसलमानों की तुष्टि करने का प्रयत्न किया गया तो कल वो कोई और नई बात उठा देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विरोध के बावजूद साल 1939 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से वंदे मातरम के पहले दो ही छंद का राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। यह फैसला 1950 में संविधान सभा ने भी स्वीकार कर लिया। इसीलिए पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि नेहरू ने जिन्ना के आगे सरेंडर करके वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतिहास हर संदर्भ के साथ बदलता रहता है। आज संसद में प्रियंका गांधी ने दावा किया कि वंदे मातरम पर पहली चिट्ठी नेहरू ने नेताजी सुभाष को नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित नेहरू को लिखी थी। सुनिए। मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो इतिहास को लेकर सबके अपने अपने दावे, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब आपको आसान भाषा में बताते हैं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने से पहले उसमें कांट छांट की वजह क्या रही। संस्कृत में लिखे गए दो छंद इसीलिए अपनाए गए क्योंकि इनमें सिर्फ भारत माता की स्तुति की गई, कोई हिंदू मुस्लिम या आक्रमण का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बाद बांग्ला में लिखे आखिरी 4 छंद इसलिए नहीं अपनाए गए क्योंकि उनमें 18वीं सदी के मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सीधा उल्लेख मिलता है। इनमें देवी दुर्गा को मुस्लिम शासकों और आक्रांताओं की संहारक के रूप में दर्शाया गया है। एक और तथ्य बता दें कि अभी तक कोई भी कानून या संविधान संशोधन वंदे मातरम का पूरा गीत अपनाने के लिए नहीं लाया गया। कल को मोदी सरकार या बीजेपी अगर लेकर आए, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कल्पना कर सकते हैं, तब तक कांग्रेस क्या करेगी ये भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब वंदे मातरम को लेकर नए सिरे से देश के भीतर ये जो बहस जन्म ले चुकी है, ये कहां तक आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक खबर का रुख करते हैं, जिसका केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल है, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद पर बहुत ज्यादा तनाव है। बंगाल में मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद के सूत्रधार हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी ने निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर को हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी। जिस जगह पर मस्जिद की बुनियाद रखी गई वहां 7 दिसंबर को नमाज भी शुरू हो गई।
अब आज यानी कि 8 दिसंबर को मुर्शिदाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो हुमायूं कबीर के फेसबुक पेज पर जारी किया गया और दावे के मुताबिक यह करोड़ों रुपए बाबरी के नाम पर मिले चंदे की रकम है। बिना लाग लपेट के कहें तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का आस्था से कोई लेना देना नहीं है। यह विशुद्ध रूप से राजनीति का मुद्दा है क्योंकि सूबे में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 साल पहले के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं जो टीएमसी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन अब हुमायूं कबीर इसे ममता बनर्जी से दूर करने की कोशिश में है क्योंकि टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। हुमायूं 22 दिसंबर को नई पार्टी भी बनाने वाले हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए अगले ही दिन 2026 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। प्राथमिक स्तर में बात जो हुआ ओवैसी साहब को पार्टी से बात हुआ, वो मेरा साथ देना के चाहिए, वो ऑफर दिया मुझे को, तो मैं ये एक्सेप्ट करूंगी। दोनों भाई मिलकर हेलीकॉप्टर में सारा राज्य घूमेगी। हुमायूं खुशी से ऐलान कर रहे हैं लेकिन उनके इस ऐलान पर खुद ओवैसी ने अब तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार ने बंगाल में बाबरी मस्जिद के सूत्रधार हुमायूं को बीजेपी का एजेंट बताकर उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस पर अब हुमायूं कबीर का भी जवाब आ गया है। उनके मुताबिक बंगाल में ओवैसी को हुमायूं की जरूरत है, ना कि हुमायूं को ओवैसी की। मेरा को किसी को कोई पाक छू के गठबंधन नहीं करूंगी। मेरा को इज्जत देंगी तो आपको इज्जत देने वाला है उनको, और मेरा को कोई चैलेंज करेंगे तो मैं ये कल ही चुनाव में वो रिजल्ट के दिन इधर उधर कर देगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अक्सर अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराए जाने का जिक्र करते हैं। इसके जरिए मुसलमानों की सहानुभूति को भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे तो ओवैसी हैदराबाद के नेता हैं, लेकिन अब उनके समर्थन का दायरा कई राज्यों तक जा पहुंचा है, जिसकी सबसे नई मिसाल बिहार है, जहां मुस्लिम बहुल सीमांचल में लगातार दूसरी बार 5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी धमक दिखाई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओवैसी अब सीमांचल से सटे पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां वो 2021 में पूरी तरह बेअसर रहे थे। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लड़ी गई 6 सीटों पर AIMIM को 1% से भी कम वोट आए, जबकि पूरे राज्य में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत सिर्फ 0.02% ही था। पश्चिम बंगाल में इन दिनों जो भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन हो रहे हैं, उन्हें सीधे चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कल कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ। सनातन संस्कृति संसद की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। इसमें साधु संतों सहित जानी मानी मशहूर आध्यात्मिक हस्तियों ने तो हिस्सा लिया ही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, राज्य के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत कई राजनेता भी पहुंच गए। ऐसे में इस आयोजन को बंगाल में बीजेपी की फील्डिंग बताया जा रहा है, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने इसे सिरे से खारिज करने की कोशिश की। वो हिंदू विरोधी है। गीता का मंच में जो जो था, साध्वी ऋतंबरा जी से लेकर ज्ञानानंद महाराज कुरुक्षेत्र से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, ये लोग बीजेपी के झंडा लेकर लिया था। और हम लोग कल जो गीता पाठ किया मैदान में बैठ के, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर सब कार्यकर्ता, हिंदू के नाते हम लोग किया था। पश्चिम बंगाल के पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं के औसतन 52% वोट मिले हैं। ऐसे में गीता पाठ जैसे आयोजन से ये ग्राफ कहीं और बढ़ न जाए, इसका डर यकीनन ममता बनर्जी को भी है। ऐसे में उनकी कोशिश मुस्लिम वोट बैंक को अटूट रखने के साथ ही साथ हिंदू वोट में भी पैठ बढ़ाने की है। शायद यही वजह है कि आज जब वो कूच बिहार गईं तो वहां मदन मोहन मंदिर जाना नहीं भूलीं, क्योंकि एक तो बीजेपी उन पर पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाती रही है, और दूसरा अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव को भी टीएमसी की प्लानिंग का हिस्सा बताकर उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है।
ममता बनर्जी का डिवाइसिव पॉलिटिक्स का कारण ऐसा स्थिति बन गया पश्चिम बंगाल का, जो पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पश्चिम बांग्लादेश होने जा रहा है। तो इसका खिलाफ पूरा हिंदुस्तान को सोचना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल में बाबर की राज चलेगा या भारत की राज, ममता जी का राज चलेगा। ये मस्जिद का शिलान्यास किसके इशारे पे? तृणमूल कांग्रेस के इशारे पे। लेकिन वो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं ये हुमायूं कबीर। अरे भैया, कौन किसी का एजेंट है वो तो दूसरा बात है। यकीनन पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या 2026 के चुनाव में असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और मंदिर मस्जिद के नाम पर ही इस सूबे की सत्ता का फैसला किया जाएगा। हर एक जानकारी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रिसमस और नया साल दस्तक देने वाला है। आप में से बहुत से दर्शकों ने छुट्टियों को लेकर प्लानिंग कर ली होगी। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बुकिंग भी करवा ली होगी। ऐसे माहौल में गोवा से कल जो खबर आई वो बेहद परेशान करती है। नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर महीनों से गोवा का एक नाइट क्लब चलाया जा रहा था। 25 लोगों की उसमें जान चली गई है। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नाइट क्लब का मालिक देश छोड़कर भाग गया है। गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन शनिवार की रात तक यूं ही दमकता चमकता नजर आ रहा था। हर रोज रात को यहां 100-200 सैलानियों की भीड़ मौजूद रहती थी। पणजी से करीब 13 किलोमीटर दूर और पूरा इलाके में यह क्लब था। बैक वाटर के किनारे 2 साल पहले साल 2023 में क्लब की शुरुआत हुई और तब से ही गोवा में सैलानियों की पसंदीदा जगह मानी जाती थी। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात रोज की तरह ही क्लब में नाच गाना चल रहा था। तभी चिंगारी शोला बनकर भड़कने लगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। तभी छत से चिंगारी गिरने लगती है। अचानक से अफरा तफरी मचती है। वहां मौजूद लोग अपना अपना सामान समेटकर भागने लगते हैं। जो खुशकिस्मत वो भाग निकले, जिनकी किस्मत खराब थी वो अंदर ही फंस गए और जान गंवा बैठे। अब तक ये बात कही जा रही थी कि आग सिलेंडर के फटने से लगी है, लेकिन अब जांच में साफ हुआ है कि सिलेंडर नहीं बल्कि 25 लोगों की मौत की वजह पायरो गन से निकली चिंगारी है। मरने वालों में होटल के 20 स्टाफ हैं। 5 सैलानियों ने भी जान गंवाई है। इनमें से 4 दिल्ली के हैं और एक ही परिवार है। दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला जोशी परिवार छुट्टियां मनाने गोवा गया था, लेकिन इस आग ने जान ले ली। नए साल और क्रिसमस से पहले गोवा में हुआ यह हादसा प्रशासन और सिस्टम के माथे पर लगा कलंक का टीका है। क्लब के पास ना तो कंस्ट्रक्शन लाइसेंस था, ना ही फायर सर्विस की एनओसी। बावजूद इसके क्लब चल रहा था। फिलहाल लापरवाही बरतने वाले गोवा सरकार के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने जनरल मैनेजर सहित इस क्लब के 5 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गोवा की पुलिस क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तलाश कर रही है। आशंका है कि दोनों देश छोड़कर फरार हो गए हैं। गोवा पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। और अब बात करेंगे इंडिगो की, जिसकी आज भी 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द रहीं। आज संसद के दोनों सदनों में ये मामला उठा। विपक्ष मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है, जबकि सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इस बीच आज शाम 6 बजे इंडिगो के सीईओ और सीओओ ने सरकार के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। इसमें संकट के लिए अफसोस जताते हुए माफी मांगी गई है। साथ ही कारण की तह तक जाने के लिए और वक्त मांगा गया है। इंडिगो संकट का मुद्दा संसद की चौखट तक पहुंच चुका है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संकट के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जवाब की मांग की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को
इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार, उसमें गड़बड़ी के कारण। जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को देना था, जो राज्यसभा में थे, जिनसे सदन के उपनेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सवाल पूछा तो मंत्री नायडू ने इंडिगो संकट के लिए पूरी तरह से एयरलाइन कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। ये MAMSS इसकी वजह से तकनीकी गड़बड़ी आई और लाखों यात्री प्रभावित हुए। तो ये जो इंडिगो का डिफेक्ट आया था, क्या ये AMSS का था? अगर AMSS का नहीं था तो क्या था, कृपया बताने की कृपा करें। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि संकट के लिए खुद इंडिगो के कर्ता धर्ता जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की वजह से इस कंपनी का सिस्टम बीते 7 दिन से चरमराया हुआ है, उसे लागू करने में इंडिगो ने भारी लापरवाही बरती। पायलटों के लिए हर हफ्ते 48 घंटे आराम वाले नियम की सूचना जनवरी 2024 में ही जारी कर दी गई थी। इसे लागू करने की समय सीमा 1 जून 2024 तय की गई थी, लेकिन एयरलाइन कंपनियों की गुजारिश पर इसे बढ़ाकर 1 नवंबर 2025 तक कर दिया गया था, जिसे इंडिगो ने बेहद हल्के में लिया। मंत्री राम मोहन नायडू ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है, साथ ही इंडिगो पर ऐसी कार्रवाई का भरोसा दिया है जो आगे नजीर बनेगी। And we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. हालांकि विपक्ष को मंत्री जी की माफी मंजूर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी इंडिगो के CEO की है, इंडिगो के बोर्ड की है और सबसे ज्यादा मंत्री की है और DGCA की है। इन सबको बर्खास्त करने की मांग करते हैं। ये होने से सबसे दिक्कत तो जनता को ही होगा, आम जनता को ही होगा। तो अभी आम जनता सफर कर रहा है, ऐसे देश नहीं चलते हैं। जो लोगों का इतना दिन नुकसान हुआ है, वो लोगों को कंपेंसेशन देना चाहिए। इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है, फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। मौजूदा संकट को देखते हुए साफ लग रहा है कि इंडिगो ने घरेलू बाजार में एकाधिकार का फायदा उठाया है। हैरानी की बात यह है कि जिस दौरान उड़ानें रद्द होने से लाखों लोग मुसीबत में फंसे, उस दौरान की हवाई टिकटें इंडिगो ने पहले ही बेचकर जमकर कमाई की थी। कंपनी ने 15 से 18 अगस्त 2025 के बीच इंडिपेंडेंट डे सेल में 22 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की टिकटें बेची। फिर 15 से 21 सितंबर 2025 के बीच ग्रैंड रन अवे फेस्ट में जनवरी से मार्च 2026 के बीच की टिकटें बेची। इसके बाद 5 से 8 नवंबर 2025 के बीच गेट अवे सेल में 12 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच की टिकटें बेची गई। 25 से 28 नवंबर 2025 की ब्लैक फ्राइडे सेल में जनवरी से जून 2026 के बीच की टिकटें बेची गई। यानी जिस समय इंडिगो को नए नियमों को लागू करने के लिए पायलट और क्रू स्टाफ की भर्ती करनी थी, उस समय वो ऑफर पर ऑफर पेश कर धड़ाधड़ टिकटें बेचकर मोटी कमाई कर रही थी। और अब लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के लोगों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए योगी सरकार ने यूपी की जनता को भी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम से जोड़ने की पहल की है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक चिट्ठी जारी करके अब इस अभियान में यूपी वालों से भी सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से योगी की पाती शीर्षक नाम से जो खुला पत्र शेयर किया, उसमें लिखा, घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर नागरिकों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाला लाभ बंटने नहीं दिया जा सकता।
सार्वजनिक संसाधनों पर गैर जरूरी बोझ की सफाई आवश्यक है। सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी को कहीं भी काम पर रखने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी स्टंट है और घुसपैठियों की धरपकड़ के नाम पर सरकार एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के लिए ये ध्रुवीकरण के मुद्दों को तलाशते हैं और तलाश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। प्रदेश में केंद्र में 12 साल से है और 8 साल से है। अगर आज तक ये नहीं बता पाई कि कितने घुसपैठी हैं और अभी तक क्यों नहीं निकाले गए, उनको उसका सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश आने के बाद यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए कई जिलों में चेकिंग और दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। हालांकि इस अभियान के बीच लखनऊ की मेयर ने एक इलाके में जाकर वहां रह रहे लोगों को 15 दिन में झुग्गी झोपड़ियां खाली करने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद घुसपैठियों के नाम पर राजनीति और गर्म हो गई है। क्योंकि जिन लोगों को लखनऊ की मेयर ने जगह खाली करने का आदेश दिया, उनका कहना है कि वो असम के रहने वाले हैं, उनके नागरिकता के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त और आलोचक वो खुद है। दूसरों की राय में उलझने से ज्यादा बेहतर है स्वयं से उलझें, परिणाम आपके पक्ष में होंगे। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।